हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग जिसका नाम है मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। ये आयोग मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स यूनिट 10 और एमपीपीएससी के मेंस दोनों सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसलिए आज हमें इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से विस्तार से और फैक्चुअल पॉइंट को याद करते हुए पढ़ना है। मेरा उद्देश्य, आप सभी के पास ये कंटेंट तो है, लेकिन हमें कितना याद है, कितना हम उसको समझ पा रहे हैं, यही है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें। देखिए, मानवाधिकार आयोग का लोगो बना हुआ है, जहाँ पर क्या लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये इसका ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं मानवाधिकार आयोग को। तो मानवाधिकार कैसे अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, याद रखिएगा ये एक्ट कब का है, 1993 का है। इसके तहत केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला स्तर पर, केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और जिला मानव अधिकार आयोग तो है ही, साथ ही इसी के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई है। देखिए, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई है। फिर अब इसकी संरचना और इसके तहत कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, ये सब हमें पढ़ना है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत, किस धारा के तहत निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा धारा 3 के तहत। कब, तो डेट है 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब ये कैसा आयोग है, मतलब इसकी प्रकृति क्या है, तो यह एक संवैधिक मतलब विधि के द्वारा बनाया गया और गैर संवैधानिक। संविधान में किसी भी आर्टिकल में ऐसा मेंशन नहीं है कि ह्यूमन राइट कमीशन किसी भी आर्टिकल के तहत स्थापना की जाएगी, इसीलिए एक ऐसा आयोग है, संवैधिक और गैर संवैधानिक निकाय है। फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(d), ये 12(1) घाक में मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविधाओं में समाविष्ट तथा भारतीय न्यायालय में परिवर्तनीय व्यक्ति के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, मैं आपको इजी करके बताती हूँ कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 12(1) सब क्लॉज डी में क्या मेंशन किया गया है कि मानव को जो भी अधिकार मिले हैं, जो भी ह्यूमन के राइट्स हैं, वो गारंटेड होंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, इसका मतलब होता है इंटरनेशनली जो कॉन्ट्रैक्ट हैं और जो भारत के जो न्यायालय हैं उनमें क्या करेगा, उनमें डिफाइन किया गया है, उन अधिकारों को परिभाषित किया गया है। फिर आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी होता है। प्रहरी मतलब होता है सुरक्षा देने वाला, नज़र रखने वाला। तो संविधान द्वारा सुनिश्चित व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा मान्य अधिकारों को भारतीय न्यायालय में लागू करने में मदद करेगा। मतलब संविधान के तहत हमें जो भी प्रावधान मिले हैं और न्यायालय क्या करेगा, सुरक्षा करने का काम करेगा कि जो भी अधिकार हैं उनको सही तरीके से, मतलब मानव को सही तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब इसकी संरचना पर ध्यान देते हैं। संरचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय का मतलब क्या होता है, मतलब मल्टी मेंबर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। बहुसदस्यीय मतलब एक से अधिक सदस्य। आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 5 जो होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक तो अध्यक्ष हैं और 5 क्या है, अन्य सदस्य हैं, 5 मेंबर हैं, और जो 7 हैं वो पदेन सदस्य हैं। आयोग में एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मतलब सीईओ होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 2 महिला सदस्य होते हैं। एक मानव अधिकारों से संपूर्ण जानकारी का अनुभव रखने वाली तथा एक जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पदेन अध्यक्ष। इसका मतलब क्या है कि 2 महिलाएं होंगी जिनमें से एक जो होंगी जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई वो
विषय विशेषज्ञ हो सकती हैं। और दूसरा जो पदेन होंगी, मतलब जो नेशनल विमेन कमीशन है उसकी जो हेड होंगी वो भी मानव अधिकार आयोग की क्या होती है, एज अ मेंबर होती हैं। इसको याद रखिएगा। फिर पूर्णकालिक सदस्यों में कौन कौन होता है, तो जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के कोई रिटायर्ड जस्टिस हो सकते हैं या कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकते हैं। तो वो कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकते हैं और कार्यरत मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। मतलब सीजीआई भी हो सकते हैं और जो जज हैं, मतलब कार्यकारी जज हैं, वो भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हो सकते हैं या हो सकता है कि कार्यरत जज हों या फिर सीजीआई भी हो सकते हैं। फिर एक जो सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे। एक सदस्य जो होंगे वो हाई कोर्ट के जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे। और 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी और अनुभव होगा। इस तरीके से ये पूरे 7 सदस्य होंगे। 5 सदस्य होंगे, 7 तो पदेन हैं, उनको भी याद रखना है। अब जो 7 सदस्य हैं पदेन कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय ST/ST आयोग के अध्यक्ष, OBC आयोग के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष। देखिए आपको थोड़ा टफ लग सकता है, मैं बहुत इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो इसमें 7 पदेन सदस्य हैं, तो जो प्रमुख आयोग हैं, जैसे नेशनल विमेन कमीशन हो गया, फिर नेशनल ST/SC OBC, और इसके अतिरिक्त जो माइनॉरिटी कमीशन है, अल्पसंख्यक आयोग, फिर जो बाल संरक्षण आयोग है और जो दिव्यांगों के संरक्षण के लिए मुख्य आयुक्त हैं। ये पूरे के पूरे जो 7 आयोग हैं, इनके जो हेड होंगे वो क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे ह्यूमन राइट कमीशन के। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आपको बस 2-3 बार लेक्चर सुनना है और अपनी कॉपी में इसके स्ट्रक्चर को बनाना है, आपको तभी याद होगा। फिर आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन सरकार की अनुमति से इसको कहीं और ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अब देखिए फ्लो चार्ट में बताया गया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना, जिसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो सकते हैं या मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। फिर पूर्णकालिक सदस्य हमने कितने याद किए थे, 5 याद किए थे। पदेन सदस्य कितने थे, 7 किए थे। तो 1 + 5 + 7, तो ये टोटल 13 मेंबर बॉडी होती है। पूर्णकालिक सदस्यों में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के कौन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकते हैं या कोई कार्यरत न्यायाधीश हो सकते हैं। वैसे ये आपको याद करना है कि हाई कोर्ट के होंगे और जो 3 सदस्य होंगे वो मानव अधिकारों से संबंधित होंगे। तो ये 5 सदस्य यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब पदेन की बात करते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से आयोग के पदेन सदस्य होंगे, 7। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी गठित की जाती है। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कौन करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कमेटी की अध्यक्षता की जाती है। फिर उन्हीं की सिफारिशों पर, अब इस कमेटी में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ये बहुत इजी है, इसको देखिए। जो PM है वो तो इसके हेड होंगे। फिर आप लोकसभा और राज्यसभा याद कर लीजिए कि लोकसभा के जो हेड हैं वो होंगे और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो होंगे। फिर राज्यसभा में सभापति नहीं, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे और राज्यसभा में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो होंगे। इसके बाद में होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री होंगे। इस तरीके से ये 6 सदस्यीय क्या होगी, कमेटी गठित होगी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसको आप जितने बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सके इसमें लगा लीजिए, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुआ है। इसमें पहले जो कार्यकाल था वो अलग था, वर्तमान में जो कार्यकाल है अध्यक्ष और सदस्यों का वो कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी आयु पहले हो।
फिर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। ये भी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरीके के लाभकारी प्रयोजन के पात्र नहीं होंगे। देखिए, पुनः नियुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन भारत जब ये सेवा मतलब जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, तो वो भारत सरकार के किसी अन्य सरकार के अधीन, भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर नियोजन के पात्र नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। फिर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मीन्स उनकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते हैं या फिर उनकी जो और अन्य शक्तियां प्राप्त हैं उसमें कमी नहीं कर सकते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर पूरा बताया है कि एक ऐसा आयोग है, तो संविधिक आयोग है, धारा 3 के तहत गठन हुआ। कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। 1+3+5 इसकी संरचना याद रखना है। और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली जो चयन समिति है वो उसकी रिकमेंडेशन पर, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या की जाएगी? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई वही फाइनल होगी, रिकमेंडेशन दी जाएंगी, लेकिन जो फाइनल नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होगी। फिर अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो 3 ये हम देख चुके हैं, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। फिर सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले तो 3 वर्ष कार्यकाल नहीं होता था, लेकिन अब ये अमेंडमेंट किसने किया है? तो सरकार, केंद्र सरकार ने किया है। रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? तो केंद्र सरकार को ही प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। तो याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्र हैं और ये 11वें नंबर के हैं। अब हटाया कैसे जाएगा? तो इनको हटाने की भी एक डिफरेंट प्रोसेस है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना हस्ताक्षरित आवेदन राष्ट्रपति को देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। मीन्स वो अपना एप्लीकेशन लिख के राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र सबमिट कर सकते हैं। या फिर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किन किन कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये कंडीशंस हैं कि यदि उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर किसी लाभकारी पद का नियोजन किया हो। मतलब क्या है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो हेड हैं या फिर मेंबर हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य क्षेत्र में मतलब अपना कोई प्राइवेट बिजनेस करने लगते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि सही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद यदि उन्हें अपराधी सिद्ध किया जाता है तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक रूप से यदि वो शिथिल हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों को अच्छे से नहीं निभाते हैं, कदाचार, तो ये बहुत सारे मामले हैं जिसके दौरान उनको हटाया जा सकता है। फिर ह्यूमन राइट कमीशन काम क्या क्या करता है? तो ये 2 टाइप के काम करता है। एक तो स्वतः संज्ञान के आधार पे, मतलब अगर ह्यूमन राइट कमीशन को स्वयं से ऐसा लग रहा है कि कोई भी कार्य है वो ह्यूमन राइट के विरुद्ध हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से भी संज्ञान ले सकते हैं, मतलब एक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है किसी की शिकायत के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि उसके ह्यूमन राइट का हनन हुआ है, तो फिर जो कंप्लेन है उसके आधार पे भी ह्यूमन राइट कमीशन वर्क कर सकता है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पे और तीसरे पक्ष की शिकायत के आधार पे भी कार्य किया जा सकता है। फिर मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच, जो भी जांच होगी कि कहाँ कहाँ पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच हुई है, लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकारों के हनन से संबंध, अगर जो सिविल सर्वेंट है उनके द्वारा भी यदि किसी के ह्यूमन राइट का हनन किया जाता है तो भी जांच कौन करेगा? ह्यूमन राइट कमीशन करेगा। फिर मानवाधिकार और उनके संरक्षण से संबंधित विधिक उपायों की प्रति जागरूकता पैदा करना, जैसे आप सुनते होंगे कि ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जागरूकता के लिए कोई पहल शुरू की गई या कोई अभियान शुरू किया गया, तो इस तरीके से जो कार्य हैं वो संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत जो भी उपबंध किए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, उनको एनालाइज करना, उनको अच्छे से उनकी समीक्षा करना, ये सब काम किसका होता है? मानवाधिकार आयोग का होता है। आई होप कार्य आप अच्छे से लिख देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जेलों में, बंदी गृहों में जाके जो है वो निरीक्षण करते हैं कि जेलों में साफ सफाई हो रही है कि नहीं, कैदियों के साथ कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे कार्य होते हैं मानवाधिकार आयोग के, आप PDF से पढ़ लीजिएगा। फिर प्रतिवेदन, ये अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सबमिट करता है तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा वो राज्य सरकार को सबमिट करेगा और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो केंद्र सरकार को सबमिट करेगा। ओके, तो इसमें तो यही था। फिर हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं? जैसे जो सबसे पहले थे वो कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। फिर आपने सुना होगा जस्टिस JS वर्मा। तो जस्टिस JS वर्मा जो है वो क्या रह चुके हैं? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। जो शिवराज V पाटिल हैं तो ये कार्यवाहक रह चुके हैं। क्योंकि MPPSC अब थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछने लगा है आयोग से, तो आप थोड़ा जो कार्यवाहक हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बना के उसको याद कर लीजिएगा। जैसे शिवराज V पाटिल कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, गोविंद प्रसाद माथुर कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं और C जोसेफ हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब अभी तक ह्यूमन राइट कमीशन में 3 ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जो अभी हेड हैं वो यदि नहीं रहते हैं तो किसी और जो जस्टिस हैं उनको बनाया जाता है हेड, वही कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं। और जो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं वो कौन से नंबर के हैं? वो 11वें नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके अतिरिक्त जो हैं ये तो कार्य दिए गए हैं। फिर आयोग की सीमाएं क्या क्या हैं? कभी कभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम हुआ हो। ये बहुत बड़ा एक तरीके से कमी है आयोग की कि केवल 1 वर्ष में, 1 वर्ष से कम समय में जितना भी मानवाधिकार आयोग का हनन हुआ है तो केवल आप वही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से टाइम बाउंडेशन है यहाँ पर। मान लीजिए 1 साल पहले कोई घटना हुई है तो फिर मानवाधिकार आयोग उस पर जो है कार्यवाही नहीं करेगा। और क्या सीमाएं हैं कि आयोग वस्तुतः जो होता है वो सलाहकारी प्रकृति का होता है। ये केवल एडवाइजरी जारी कर सकता है, इस पे कोई एक्ट या फिर कोई नियम बनाने की जो कानून मतलब नियम कानून बनाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन में आयोग की शक्तियां, भूमिका एवं न्यायिकता सीमित है। मतलब जैसे BSF है और भी जो सशस्त्र बल हैं तो उन सब में क्या है, उन सब के लिए मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियां हैं वो नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं बना सकते। फिर सशस्त्र बल द्वारा मानवाधिकार आयोग का अगर उल्लंघन भी किया जाएगा तो जब नियम नहीं बना सकते तो कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। फिर आयोग मानवाधिकार उल्लंघन करने में दोषी को, ये बहुत बड़ी कमी है कि दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। तो क्योंकि केवल सिविल मामलों की सिविल शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये सब कमियां थी। तो आई होप आपको मानवाधिकार आयोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बस 2 से 3 बार लेक्चर को यदि सुन लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली बन जाएगा। मैं सारे आयोग पढ़ाने के बाद इनकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी शुरू करूँगी कि पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस आयोग से पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन अब नेक्स्ट ईयर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।